घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज आपको सुनाएंगे एक ऐसे देश की कहानी जिसने एक हफ्ते में 3 राष्ट्रपतियों का मुंह देख लिया। पहले वाले को जनता तो पसंद करती थी मगर विपक्ष पसंद नहीं करता था, सो संसद ने महाभियोग लाकर उन्हें हटा दिया। दूसरे वाले राष्ट्रपति ने अपनी ही जनता पर लाठियां चलवाई। इससे इतनी नाराजगी पैदा हुई कि राष्ट्रपति की अपनी ही कैबिनेट बागी हो गई। दबाव में आकर नए राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद संसद ने फिर से एक नया राष्ट्रपति चुना। फिलहाल इस नए राष्ट्रपति का क्रेडेंशियल ये है कि उन्होंने सबसे पहले वाले राष्ट्रपति को हटाने के खिलाफ वोट किया था। संसद को लगता है कि शायद इस वजह से जनता नए प्रेसिडेंट पर भरोसा करेगी। मगर जनता वो तो अपनी संसद पर ही भरोसा नहीं करती, उनका विश्वास वाजिब भी है। इस संसद के करीब आधे सदस्यों पर जांच चल रही है। किसी पर रिश्वतखोरी की तो किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जनता का मानना है कि देश की ज्यादातर दिक्कतों के पीछे यही संसद जिम्मेदार है। ऐसे में अब हो ये रहा है कि जनता आ गई है सड़क पर और संसद सोच रही है कि जनता को शांत कैसे कराएं। ये क्या मामला है, विस्तार से बताते हैं आपको। ये जिक्र है दक्षिण अमेरिका में बसे देश पेरू का। ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद ये दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसी पेरू में है माचू पिच्चू, दुनिया के सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक। क्या है ये माचू पिच्चू? ये प्राचीन इंका सभ्यता के अवशेष हैं जो बसे हैं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला एंडीज पर। आप में कईयों ने माचू पिच्चू की तस्वीरें भी देखी होंगी। मतलब इतिहास और भूगोल के बहाने पेरू के साथ आपका परिचय हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। पेरू लंबे समय तक स्पेन का गुलाम रहा। 1824 में उसे स्पेन से आज़ादी मिली। बाद के सालों में इसकी अपने पड़ोसी देशों मसलन चिले और इक्वाडोर से भी लड़ाई रही। फिर कुछ दशकों तक यहाँ मिलिट्री राज रहा। 1980 में आकर यहाँ सिविलियन सरकार बनी। नागरिक सरकार के आते ही देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस वॉर में एक तरफ थी देश की सरकार, दूसरी तरफ था शाइनिंग पाथ नाम का एक गुरिल्ला ग्रुप। ये गृह युद्ध 20 सालों तक चला। इस दौरान करीब 70,000 लोग मारे गए। गृह युद्ध खत्म होने के बाद साल 2001 में पेरू के अंदर एक लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। उसके बाद आई सरकारों ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया और इकोनॉमिक तरक्की पर भी काम किया। गरीबी और बेरोजगारी घटने लगी। पेरू लैटिन अमेरिका की सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली इकोनॉमीज में गिना जाने लगा। इस दौर में भी देश के नेताओं का करप्शन रिकॉर्ड परेशान करने वाला था, मगर फिर भी करीब 1.5 दशक तक चीजें कमोबेश ठीक रहीं। मगर फिर आया जून 2016। पेरू में राष्ट्रपति चुनाव हुए। पेड्रो पाब्लो कुजिंस्की बहुत कम अंतर से जीतकर राष्ट्रपति बने। वो राष्ट्रपति तो बन गए मगर विपक्षी नेता किको फुजिमोरी की पॉपुलर फोर्स पार्टी को संसद में बढ़त मिल गई। इस बढ़त के सहारे विपक्ष ने सरकार को पैरालाइज करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक और कांड हो गया। राष्ट्रपति कुजिंस्की पर वोट खरीदने के आरोप लगे। कुजिंस्की पर महाभियोग चला। इसकी कार्रवाई से बचने के लिए मार्च 2018 में कुजिंस्की को इस्तीफा देना पड़ा। ये पेरू के लिए कोई नई बात नहीं थी। वहां राष्ट्रपतियों के भ्रष्टाचार स्कैंडल में फंसने की पुरानी परंपरा रही है। खैर, तो कुजिंस्की ने इस्तीफा दे दिया। पेरू की संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के साथ ही 2 उपराष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। ये दोनों कहलाते हैं फर्स्ट और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति की छुट्टी हो जाए तो इन्हीं दोनों में से कोई उनकी जगह लेता है। तो तब कुजिंस्की ने इस्तीफा दिया। तो उस समय फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे मार्टिन अल्बर्टो विस्कारा। इन्हें बना दिया गया पेरू का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट विस्कारा के टाइम में आकर दिक्कतें और बढ़ गई। इन दिक्कतों की जड़ में थी देश की संसद। पेरू में अभी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो लागू हुई थी दिसंबर 1993 में। ये 20वीं सदी में पेरू को मिला 5वां संविधान था। 1993 वाले संविधान को लाए थे उस वक्त पेरू के राष्ट्रपति रहे अल्बर्टो फुजिमोरी, अपने तौर तरीकों में बेहद तानाशाह और भ्रष्ट। फुजिमोरी की लाई संवैधानिक व्यवस्था में पेरू की संसद के भीतर बस एक ही सदन का प्रावधान रखा गया। माने जैसे अभी हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, 2 सदनों की ये व्यवस्था संसद के कामकाज में संतुलन रखती है, चेक्स और बैलेंसेस की जिम्मेदारी निभाती है। मगर पेरू में सेनेट, जिसे समझिए राज्यसभा, उसको हटा दिया गया।
इससे क्या हुआ कि संसद पर लगाम ही नहीं बची। यहाँ एक ग्रुप को बढ़त मिल जाती तो देश में सब चीजें उसी ग्रुप की इच्छा से होती। इससे संसद बेहद ताकतवर बनती गई, इतनी ताकतवर कि वो खुद में ही एक बड़ी समस्या बन गई। जब मन किया मनमानी करके मंत्री बर्खास्त कर दिए, जज बदल दिए। ऐसी हालत हो गई कि संसद खुद ही एक तानाशाह बन गई। 2018 में राष्ट्रपति बने मार्टिन विस्कारा इस व्यवस्था में सुधार चाहते थे। उनका कहना था कि देश के पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सिस्टम में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनके इन सुधार प्रस्तावों को जनता का भी समर्थन हासिल था, मगर विपक्ष, जिसे कि संसद में बढ़त हासिल थी, किसी कीमत पर मनमानी वाला सिस्टम नहीं बदलने देना चाहता था। इसी वजह से प्रेसिडेंट विस्कारा की संसद में अपने विरोधियों के साथ ठन गई। विरोधी उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे। शहमात का खेल चलता रहा। विपक्ष ने अपने मुताबिक जजों की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे में सितंबर 2019 में प्रेसिडेंट विस्कारा ने संसद को ही भंग कर दिया। इधर राष्ट्रपति विस्कारा ने संसद को भंग किया, उधर संसद ने भी उन्हें सस्पेंड करने का ऐलान किया। मगर विस्कारा को जनता और सेना का समर्थन हासिल था। वो देश के लीडर बने रहे। मामला कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2020 में पेरू के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल ने भी संसद भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले पर मुहर लगा दी। चूंकि पुरानी संसद भंग हो गई थी तो उसकी जगह नई संसद चाहिए थी। इस नई संसद के लिए 26 जनवरी 2020 को चुनाव हुए। याद रखिए, ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं था, ये सिर्फ 130 सीटों वाली कांग्रेस का चुनाव था। राष्ट्रपति वाला चुनाव तो वहां 2021 में होना है। इस चुनाव में 22 पार्टियों ने हिस्सा लिया। किसी को भी 11% से ज्यादा वोट नहीं मिला। मुख्य विपक्षी दल पॉपुलर फोर्स पार्टी तो पहले संसद के भीतर बढ़त में थी, उसे काफी नुकसान हुआ। इस नतीजे को प्रेसिडेंट विस्कारा की सुधार नीति पर जनता के सपोर्ट की तरह देखा गया। संसदीय कार्यवाही फिर शुरू हुई, मगर इस बार भी वही बंदरबाट, वही अव्यवस्था और अराजकता। विपक्षी दलों को विस्कारा से निजात पाने में अपना साझा हित दिख रहा था। उन्होंने हाथ मिला लिया। इसी मंशा से सितंबर 2020 में विपक्ष उनके खिलाफ लाया एक महाभियोग प्रस्ताव। इसके पीछे विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रेसिडेंट विस्कारा न्याय व्यवस्था में अड़ंगा लगा रहे हैं। मगर उस महाभियोग में विस्कारा बच गए। संसद भले विस्कारा को हटाना चाह रही हो, मगर पब्लिक राष्ट्रपति के साथ थी। सर्वे के मुताबिक पेरू की 80% जनता चाहती थी कि विस्कारा पद पर बने रहे। इसके बावजूद 9 नवंबर को विपक्ष विस्कारा के विरुद्ध एक और महाभियोग लाया। इस महाभियोग के पीछे विपक्ष ने विस्कारा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप भले करप्शन का लगा हो, मगर महाभियोग में वोटिंग हुई एक अलग आधार पर। यह वोटिंग संविधान के एक बेहद कम इस्तेमाल होने वाले प्रावधान पर आधारित थी। इसके मुताबिक अगर सांसदों को लगे कि कोई राष्ट्रपति दिमागी और नैतिक रूप से लीडरशिप के लायक नहीं, तो संसद उसे हटा सकते हैं। महाभियोग की इस वोटिंग में 130 में से 105 सांसदों ने विस्कारा के खिलाफ वोट डाला। विस्कारा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार तो किया, मगर संसद के फैसले को मानकर पद से हट भी गए। उन्होंने कहा, मैं संसद के इस फैसले से असहमत हूं, मगर फिर भी मैं इस निर्णय को मानते हुए राष्ट्रपति का पद छोड़ रहा हूं। इतिहास और पेरू की जनता हम सब के फैसलों को जज करेगी। विस्कारा की जगह अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए विपक्षी नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मैनुअल मेरिनो। 12 नवंबर को मरीनो और उनकी नई कैबिनेट ने शपथ ली। सत्ता में हुए इस बदलाव पर पेरू की जनता ने क्या किया? विस्कारा के सपोर्ट में जनता ने बगावत कर दी। राजधानी लिमा समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। पिछले 2 दशकों में पेरू के भीतर इतना बड़ा जनविरोध नहीं हुआ था। नए राष्ट्रपति मैनुअल मेरिनो ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ खूब हिंसा की। पुलिसिया हिंसा में 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। पब्लिक सेंटिमेंट पहले ही मरीनो के खिलाफ था। उनके द्वारा करवाई गई इस हिंसा से हालात और बिगड़े। पब्लिक के दबाव में मरीनो पर इस्तीफा देने का प्रेशर बढ़ा। उनकी अपनी ही कैबिनेट के 12 मंत्रियों ने मरीनो की हरकत का विरोध करते हुए रिजाइन कर दिया। मजबूरी में मरीनो को भी इस्तीफा देना पड़ा। वो 6 दिन भी राष्ट्रपति नहीं रह पाए। अब 16 नवंबर को पेरू की संसद ने मेरिनो की जगह फ्रांसिस्को सगास्ती को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। एक हफ्ते के भीतर वो पेरू को मिले तीसरे राष्ट्रपति हैं। सगास्ती उन 25 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति विस्कारा को हटाए जाने के खिलाफ वोट किया था। संसद को उम्मीद है कि विस्कारा के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रही जनता शायद इस वजह से सगास्ती का समर्थन करे और प्रदर्शन बंद कर दे। मगर जनता
उन्हें अपनी संसद और सांसदों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पब्लिक का कहना है कि कोरोना के टाइम उनकी हालत इतनी पस्त है, इकोनॉमी चौपट हो गई है। कोरोना मृत्यु दर के मामले में पेरू सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। इस वक्त देश को अच्छी लीडरशिप चाहिए, मगर सांसद जनता की दिक्कतें सुलझाने की जगह आपस में ही लड़ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार चुनने का अधिकार उनका है। विस्कारा सही है कि गलत, इसका फैसला 2021 के चुनाव में होना ही था। तब जनता देख लेती कि क्या करना है। जनता का सवाल है कि कब तक भ्रष्ट और स्वार्थी नेता उनके हिस्से का फैसला खुद करते रहेंगे। कुल मिलाकर पेरू की जनता अपने राजनीतिक और संवैधानिक सिस्टम से त्रस्त है, इसलिए विस्कारा के सुधार प्रस्तावों पर जनता बहुत खुश थी। उन्हें देश में सुधार होने की उम्मीद बंधी थी। विस्कारा के जाने से उनकी उम्मीद टूटी है, इसलिए वो नाराज हैं। विस्कारा अपनी कमियों के बावजूद पब्लिक को सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं। अगर लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए सिस्टम है, तो पेरू की पब्लिक को अपनी मौजूदा संसदीय प्रणाली में सुधार लाने का पूरा हक है, क्योंकि अपने मौजूदा स्वरूप में तो उनका सिस्टम भ्रष्ट सांसदों के द्वारा और भ्रष्ट सांसदों के लिए वाला सिस्टम बनकर रह गया है। ये था बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी इथियोपिया से है। यहां टिग्रे प्रांत के बागियों और केंद्र सरकार के बीच हालात और बदतर हो रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने टिग्रे प्रांत की राजधानी मिकेली में खूब बमबारी की है। टिग्रे और केंद्र सरकार के बीच पिछले 2 हफ्तों से लड़ाई छिड़ी हुई है। इथियोपिया के इस सिविल वॉर का एक मोर्चा इरिट्रिया में भी खुल गया है। टिग्रे के विद्रोही गुट लिबरेशन पीपल्स फ्रंट का कहना है कि इरिट्रिया ने उनके इलाके में टैंक भेजे और मिसाइलें दागी। अब तक इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। 25,000 से अधिक लोग सूडान भाग चुके हैं। दूसरी सुर्खी निकारागुआ से है। यहां 2 हफ्ते के अंतराल पर एक और चक्रवात आया है। आयोटा नाम का यह चक्रवात कैटेगरी 5 का हरिकेन है। ये अटलांटिक में आया इस साल का सबसे भीषण चक्रवात है। इसकी वजह से निकारागुआ में 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश और समंदर में उठ रही तेज लहरों से बड़े इलाके में पानी भर गया है। इस चक्रवात का असर निकारागुआ समेत कैरिबियन के कई और देशों पर हो रहा है। इस साल अटलांटिक के भीतर रिकॉर्ड संख्या में चक्रवात आए हैं। तीसरी सुर्खी रूस से जुड़ी है। यहां 20 अगस्त को विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी पर केमिकल अटैक हुआ था। अब इस मामले में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन OPCW में पुतिन को घेरना चाहते हैं। OPCW केमिकल हथियारों का इस्तेमाल रोकने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस महीने OPCW की एक बैठक होने वाली है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की कोशिश है कि यहां OPCW आधिकारिक तौर पर कहे कि नवल्नी पर हुए केमिकल अटैक के पीछे रूस का हाथ है। ऐसा हुआ तो रूस और वेस्ट में कड़वाहट और बढ़ जाएगी। ये थी सुर्खियां। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज है 17 नवंबर और इस तारीख का संबंध है एक विश्वविख्यात नहर से। एक नहर जिसने यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को लगभग 9,000 किलोमीटर घटा दिया। इसी नहर ने बाद में ब्रिटेन का सिक्का डुबा दिया। ये कहानी है स्विस नहर की। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली 193 किलोमीटर लंबी नहर, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। स्विस की कहानी शुरू हुई 1830 के दशक में। फ्रांस में एक खोजी थे, नाम था लिनांत डी बेल्फोंट्स। ये जनाब पेशे से इंजीनियर थे। उन्होंने पता लगाया कि भूमध्य सागर और लाल सागर का एल्टीट्यूड माने ऊंचाई एक समान है। इसका मतलब था कि दोनों के बीच बिना किसी लॉक के नहर बनाई जा सकती है। ये जानकारी स्विस नहर की राह का पहला पड़ाव थी। इसी राह पर आगे बढ़कर स्विस का ब्लूप्रिंट बना। 1859 में इसका निर्माण शुरू हुआ। नहर को बनते बनते 10 साल का वक्त लग गया। इस दौरान लगभग 15 लाख मजदूरों ने मेहनत की। इनमें से अधिकतर गुलाम थे। नहर बनाने के दौरान कम से कम 1.25 लाख मजदूरों की जान भी गई। आखिरकार 17 नवंबर 1869 को ये नहर बनकर तैयार हो गई। शुरुआत में इस नहर में मिस्र की हिस्सेदारी 44% थी। 1875 में ब्रिटेन ने ये हिस्सेदारी खरीद ली। वो स्विस कैनाल कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। ब्रिटेन की यह दावेदारी लंबे समय तक रही, मगर फिर जुलाई 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने स्विस नहर को नेशनलाइज कर दिया। फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों में इसमें अपना नुकसान दिखा। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल के कारोबार का सबसे अहम रूट थी ये नहर। इसके रास्ते यूरोप जाने वाले तेल का तकरीबन 2/3 हिस्सा पार होता था। ऐसे में स्विस को वापस कब्जे में लेने का प्लान बनाया गया। पहले इजराइल और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। मिस्र ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की शपथ ली।
बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। सोवियत इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा था, वहीं अमेरिका इजराइल एंड टीम को पीछे हटने के लिए तो कह रहा था, मगर यह भी साफ था कि अगर सोवियत युद्ध में कूदा तो अमेरिका को भी आना होगा। ये घटना कोल्ड वॉर के दौर की सबसे अहम घटनाओं में से एक थी। आखिरकार अमेरिका के दबाव में इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन को वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने फ्रांस और ब्रिटेन के दबदबे को कम किया। वहीं अमेरिका और सोवियत दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर्स बन गए और स्विस नहर, उसका कंट्रोल आज भी मिस्र के पास है। आज की दुनियादारी में इतना ही। फिर मिलेंगे कल। अपना खूब ख्याल रखिए, खूब हंसिए, खुश रहिए। धन्यवाद। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।